नमस्कार। आज हम रेशम कीट सिल्क वार्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। सिल्क वार्मों के बारे में अध्ययन करना है तो सबसे पहले देखते हैं उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है, यानी रेशम कीट के बारे में। तो रेशम कीट का वर्गीकरण इस प्रकार है। रेशम कीट का जो जगत है, किंगडम है, वो प्राणी जगत के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसका उप जगत है मेटाजोवा है, जो बहुकोशिकीय होता है। उसके बाद इसका जो शाखा है रेशम कीट का, वो एंटेरोजोवा है। एंटेरोजोवा जो आता है इसके अंतर्गत है जठर गुहा अथवा आहार नाल जो है वो पाई जाती है। उसके बाद इसका जो प्रभाग है, प्रभाग में बाइलेटेरिया इसका प्रभाग है, जिसमें शरीर द्विपार्श्व सम्मित होता है, अर्थात इसका जो शरीर है द्विपार्श्व होता है। इसके बाद इसका जो सेक्शन है, खंड है, खंड में इसका आता है यूसिलोमेटा। यूसिलोमेटा वास्तविक में देह गुहा होती है, इसमें यूसिलोमेटा में देह गुहा पाई जाती है। उसके बाद इसका जो संघ है, जिसको फाइलम बोलते हैं, फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, अर्थात संधि युक्त जोड़ीदार उपांग इसमें उपस्थित होता है। इसके बाद इसका जो उपसंघ है वो यानी सब फाइलम है, मैंडिबुलेटा है, इसमें मुखांगों में मैंडिल युक्त जो उपस्थित है, यानी मैंडुबल जो है वो उपस्थित रहता है। इसके बाद इसका वर्ग है जो जिसको बोलते हैं क्लॉस, ये इंसेक्टा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका इंसेक्टा यानी वक्ष भाग में 3 जोड़ी संधि युक्त टांगे तथा 1 या 2 जोड़ी पंख उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें इसका गण जो है, ऑर्डर जो है, ये आता है लेपिडोप्टेरा, यानी पंखों पर रंगीन सल्क जो है वो पाई जाती है, और लार्वा जो है कैटरपिलर होता है। उसके बाद इसका वंश जो है वो बम्बिक्स है, इसका जो वंश, और जाति जो स्पीसीज है ये मोराई जाति का आता है। ठीक है, इसके बाद हम इसका देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वितरण। वितरण है इसका डिस्ट्रीब्यूशन में, ध्यान सुनेंगे, आज से लगभग 4590 यानी 4590 वर्ष पूर्व, यानी 2600 ईसा पूर्व, चीन की महारानी सी लिंगची, चीन की जो महारानी थी सी लिंगची ने अपने बगीचे में जो है पेड़ों पर सफ़ेद कोयों को लटके देखा उन्होंने, है ना, और उन्होंने इन जो कोयों से सूक्ष्म धागे उतारवा कर महीन व चमकदार कपड़ा बनवाया, जो बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। सी लिंगची जो है चीन की महारानी ने। ठीक है, तो इस प्रकार रेशम उद्योग की शुरुआत सर्वप्रथम चीन में हुई। धीरे धीरे यह उद्योग यूरोप व एशिया के सभी देशों में फैल गया। आजकल विश्व में रेशम का उत्पादन अधिकतर जापान, इटली, फ्रांस, स्पेन, भारत, बर्मा आदि में होता है। ठीक है, इसके बाद हम जो देखते हैं विभिन्न प्रकार के रेशम कीट, काइंड ऑफ सिल्क वार्म्स। तो विभिन्न प्रकार के जो रेशम कीट है, शहतूत के रेशम कीट बम्बिक्स मोराई के अतिरिक्त और भी जो रेशम कीट की जातियां हैं, जिनसे कुछ जंगली, कुछ अर्धपालित और अन्य पालित हैं। इनमें से सभी जातियों से भारत में रेशम प्राप्त किया जाता है। तो इसमें जैसे देखते हैं हम सबसे पहले टसर रेशम कीट। टसर रेशम कीट को एंथेरिया पफिया जो बोला जाता है, एंथेरिया पफिया, तो यह बंगाल, आसाम तथा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के जंगलों में पाया जाता है। यह साल जो है गुलर तथा पाखर आदि की पत्तियों खाता है। यह अर्धपालित कीट है, इसकी सुंडी हल्का भूरा या पीला कोया बनाती है। ठीक, जो वृक्षों पर डंठल द्वारा लटका रहता है। टसर कीट की एक अन्य जाति है एंथेरो टोले, तो हिमालय के तराई में यह मिलती है। इसकी सुंडी औक पौधों की पत्तियां जो है उसको खाती है। इस जाति का कोया सफ़ेद रंग का और सख्त भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा एरी रेशम कीट। ठीक, एरी रेशम कीट को बोलते हैं फ्लोमिया रिसिनी। तो यह मुख्य रूप से आसाम के जंगलों में पाया जाता था, परंतु अब बंगाल, बिहार,
उड़ीसा और चेन्नई में भी पाया जाता है। इसकी सुंडी जो है अरंड की पत्तियां खाती है ना। और इसके जो कोया से जो प्राप्त रेशम है ईंट जैसे लाल रंग या सफ़ेद होता है। इस कोये जो है उससे रेशम पूरे धागे के रूप में नहीं उधेड़ा जाता या नहीं उधेड़ा जा सकता, इसलिए इसे साफ कर काटा जाता है। और यह रेशम जो है घटिया किस्म का जो होता है। इस कीट को पाला भी जाता है। ठीक, तीसरा देखते हैं मूंगा रेशम कीट। तो मूंगा रेशम कीट एंथेरिया एजेमिया जो है एंथेरिया एजेमिया एच जो है, इसमें क्या है, यह कीट बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा आसाम में पाया जाता है। यह अर्धपालित कीट है। इसकी जो सुंडी है सिनामोन आदि पौधों की जो पत्ती है उसको खाती है। इसके कोये का जो रंग है वो दूधिया पीले रंग का होता है। चौथा देखते हैं देवमूंगा रेशम कीट है जो थायोफिलिया एलिजेसी जो थायोफिलिया रेजिसन जो है वो यह उत्तर प्रदेश व हिमालय की तराई में मिलता है। ठीक, ये वाला जो रेशम कीट है। और इसकी जो सुंडी है वो मैचिलिस व फाइकस की जो पत्ती है उसको खाती हैं। इसका धागा जो है काफ़ी मजबूत व खुरदरा होता है। इसे मछली पकड़ने वाले जो जाल है वो बनाए जाते हैं इस कीट से। इसके बाद हम देखते हैं शहतूत के रेशम कीट का वर्णन करना है। शहतूत के जो रेशम कीट है उसके बारे में ध्यान से सुनेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक वास व स्वभाव, हैबिटेट एंड हैबिट जो है इसका। ठीक है, शहतूत की जो रेशम कीट है तो इसमें क्या है कि शहतूत का जो रेशम कीट की जो बॉम्बिक्स मोराई की जो सुंडी है वो शहतूत की पत्तियां खाती है। इसके कोये का जो रंग है वो सफ़ेद भी होता है। यह कीट हमारे देश में बहुतायत में पाला जाता है। इसके जो कोये से प्राप्त धागा उत्तम किस्म का होता है। ये जो शहतूत रेशम कीट का है और इसका जो प्राकृतिक वास है। उसके बाद इसका जो बाह्य आकार है एक्सटर्नल फीचर से जो देखते हैं तो रेशम कीट के एक सलभ जो है मौत है जो लगभग 30 मिलीमीटर लंबा तथा पंख का जो विस्तार है 40 से 50 मिलीमीटर एवं इसका जो रंग है पिताभी श्वेत होता है। क्रीमी वाइट इसको बोलते हैं, पिताभी श्वेत क्रीमी वाइट होता है। नर व मादा अलग अलग होते हैं। इसमें नर मादा की अपेक्षा माड़ जो है उसमें छोटा होता है। फिर इसका जो शरीर है वो सिर, वक्ष व उदर में बटा रहता है। ठीक है, इसका जो शरीर है सिर, वक्ष व उदर में बटा रहता है। तो पहले इसका जो सिर है वो सिर छोटा जिस पर एक जोड़ी गोल संयुक्त नेत्र, एक जोड़ी पिच की एंटीनी और चूसने के अनुकूल मुख उपांग होते हैं। और मैक्सिलरी जो पल्पाई नहीं होते इसमें, और मुखांग जो है अक्रियाशील होते हैं, इसलिए प्रौढ़ कुछ खाते नहीं तथा 2 से 3 दिन तक ही जीवित रहते हैं इसमें। इसके बाद वक्ष जो है वो थोरैक्स जो जिसको बोलते हैं वो वक्ष आगे की ओर पतला, पीछे की ओर चौड़ा तथा 3 खंडों अग्र, पश्च व मध्य वक्ष में बटा रहता है। वक्ष में सल्कों से आवृत 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी टांगें होती हैं। पंख हल्के व मोती के रंग क्रीम जैसे होते हैं। इन पर हल्की पीली या कुछ मटीले रंग की तिरछी धारियाँ होती हैं। ठीक है, इसका फिर उदर जो है एब्डोमेन जो उदर 8 या 9 खंडों में बटा होता है तथा जो सारे शरीर से अधिक मोटा होता है तथा हल्के रोम जैसे सल्कों से ढका रहता है। मादा का उदर है अंडों की उपस्थिति के कारण अधिक स्थूल होता है इसमें। ठीक है, फिर इसका जो लाइफ हिस्ट्री है, जीवन इतिहास, इसको ध्यान से समझते हैं कि रेशम कीट एक लिंगी होता है। इसका जनन काल जो है जून जुलाई यानी गर्मी के दिनों में होता है। पहले इसमें देखते हैं इसका जो मैथुन है, मैथुन क्रिया कैपुलेशन जो है वो मैथुन के समय प्रौढ़ नर व मादा कीट अपने अपने उदर की नोक सटाकर विपरीत दिशाओं की ओर मुँह करके मैथुन करते हैं इसमें। फिर इसका जो निषेचन है, फर्टिलाइजेशन जो है वो नर द्वारा छोड़े शुक्राणु मादा के जनन कोष्ठों में अंडों का निषेचन करते हैं। फिर इसका जो अंडरोपण है, एग लेइंग जो है वो मैथुन के कुछ समय पश्चात मादा कीट रात्रि के समय शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देना शुरू करती है ना। अंडे समूह में तथा पत्तियों की सतह पर चिपके एवं एक हरे स्तर में
व्यवस्थित किए जाते हैं। मादा एक बार में लगभग 300 से 400 तक अंडे देती है तथा इन्हें आपस में व पत्ती की सतह में चिपकाने के लिए एक पतला व लसदार तरल छोड़ती है। ठीक है। अंडे देने के 4 से 5 दिन बाद मादा जो है वो मर जाती है। ठीक है। इसके बाद इसका जो अंडे देखते हैं एग है वो क्या है, प्रत्येक अंडा चपटा गोलाकार व हल्के पीले रंग का होता है, जो परिपक्व होने पर काले जो भूरे रंग का है वो हो जाता है। फिर इसका जो अंडोत्सर्ग है ना, एग लेजिंग जो है वो उसको देखते हैं। अंडे फूटने का समय गर्मियों में 10 से 12 दिन तथा सर्दियों में 30 दिन का होता है। उचित ताप पर कई घंटों के बाद प्रत्येक अंडे से एक छोटा सा डिंभक निकलता है, लार्वा निकलता है, जिसे इल्ली या शुंडी या कैटरपिलर कहते हैं। ये लाइफ साइकिल आप जो सिल्कवर्म है, जीवन चक्र इसका देखते हैं। तो ये क्या है, एडल्ट मेल है और एडल्ट फीमेल। एडल्ट फीमेल से ये जब निषेचन होता है, इसका मैथुन होता है, उसके बाद निषेचित अंडे जो है वो पत्ती है उसके एग है उसके नीचे तल पर इस क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, एग ऑन मलबेरी लीफ, है ना। उसके बाद ये इससे क्या है, लार्वा निकलता है। तो लार्वा के जो भाग है, ये वाला जो पार्ट है डॉर्सल हॉर्न है, और ये वाला जो पार्ट है एब्डोमिनल फिकोडल लेग्स है। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये है मैच्योर कैटरपिलर है ये। उसके बाद मैच्योर जो कैटरपिलर है, ये खंड जो दिख रहा है ये स्पाइरेकल्स है, और ये थोरिक्सल प्योर लेग्स है, ये वाला जो लेग है। उसके बाद ये कोकुन जो बनाना शुरू करता है। कोकुन के बाद ये कोकुन कट ओपन होता है, कोकुन को कट कर ओपन होता है, इसको बोलते हैं क्राइसिली। फिर ये एडल्ट जो मेल या फीमेल से फिर बनता है। अंडोत्सर्ग के बाद सुंडी या इल्ली कैटरपिलर के बारे में देखते हैं। तो कैटरपिलर के बारे में ध्यान से सुनना है। अंडे से निकलने वाली जो सुंडी लगभग 3 मिलीमीटर लंबी व सफ़ेद रंग की होती है। इसके मुख उपांग काटने व चबाने वाले होते हैं। इसके वक्ष में 3 जोड़ी टांगे तथा उदर 10 खंडों में 5 जोड़ी ठूंठदार पात क्रमशः 3, 4, 5, 6 व 10वें खंड में उपस्थित होते हैं। उदर के 8वें खंड की जो पृष्ठीय सतह पर एक छोटा व पीछे की ओर जो मुड़ा हुआ श्रृंगी उपांग पृष्ठीय शुक या गुदा श्रृंग होता है। शरीर में कई जोड़ी पार्श्वी श्वास रंध्र जो होते हैं इसका, और 15 जोड़ी निर्मोची ग्रंथियां भी होती है। ठीक है। शरीर पर झुर्रियाँ पाई जाती है। सुंडी अंडे से निकलते ही शहतूत की पत्तियाँ खाना आराम कर देती हैं। ठीक है। इसका जो कैटरपिलर है तथा 4 से 5 दिन बाद शिथिल होकर प्रथम निर्मोचन करती है तथा त्वचा के अंदर से एक बड़ी इल्ली निकलती है, जो शहतूत की पत्तियां खाते हुए आकार में वृद्धि कर 6 से 7 दिन बाद दूसरा निर्मोचन होता है। इसके 3 से 4 दिन बाद तीसरा निर्मोचन तथा 7 से 8 दिन बाद चौथा निर्मोचन होता है। इसके बाद 7 से 8 दिन तक यह शहतूत की पत्तियों पर भोजन करती हुई अपने आकार में वृद्धि करती है। पूर्ण विकसित इल्ली की लंबाई 8 सेंटीमीटर के लगभग होती है। सुंडी का जो जीवन काल है लगभग 30 से 35 दिन का होता है। ठीक है। एक सुंडी से दूसरी सुंडी निकलते जाता है, वो लार्वा से, लार्वा थोड़ा बढ़ते जाता है, लार्वा से फिर दूसरा निर्मोचन होता है। इसके बाद कोया का जो निर्माण है, इसका जो कोया का निर्माण है, केकुन फॉर्मेशन जो होता है, जिसको बोलते हैं केकुन जो फॉर्मेशन, कोया का निर्माण, इसमें ध्यान सुनना है इसको। परिपक्व इल्ली अब खाना बंद कर देती है। इसके शरीर का रंग हल्का पीला होने लगता है। इसके मुख उपांग रेशम बनाने वाली लार ग्रंथियों में विकसित हो जाते हैं, जो द्रव रेशम का स्त्रवण करने लगती है। यह द्रव रेशम है 2 लार वाहिनियों में प्रवाहित होकर कीट के मुख में खुलने वाली एक सामान्य निकास नली, स्पिनरेट जिसको बोलते हैं, स्पाइन रेट में पहुंचता है। बाहर निकलने पर द्रव रेशम 5 तंतुओं में कठोर हो जाता है। ये 5 तंतु 2 अन्य ग्रंथियों से निकलकर एक चिपचिपे पदार्थ है, जिसको सेरिसिन द्वारा आपस में चिपक कर रेशम सूत का निर्माण करते हैं। ठीक है। ये रेशम के धागे कैटरपिलर के शरीर के चारों ओर लिपट कर प्यूपा कोष
या कोकून का निर्माण करते हैं, कोकून का। और कोकून के केवल एक कैटरपिलर ही 3 से 4 दिन में लगभग 1000 से 1500 मीटर लंबा धागा बनाता है। कोकून निर्माण अंधेरे स्थान में होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका कोया, प्यूपा, क्राइसेलिया, वयस्क शलभ, ठीक, और आर्थिक महत्व। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।